हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन मॉल पर एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं दोस्तों। तो पिछले वीडियोज में हम लोग केमिस्ट्री का चैप्टर पढ़ रहे थे। इस वीडियो में हम लोग दोस्तों आज के सेशन में हम लोग हिंदी का एक लेसन लेकर के आए हैं। अब ज़रा देखिएगा, ज़रा इसे हम लोग का एक लेसन है। आप लोग को पहले तो सुनना होगा बढ़िया से, वीडियो आप लोग कंप्लीट देखिएगा, आपको एक एक बात समझ में आएगा। वक्त थोड़ा सा लगेगा, वीडियो लंबा जाएगा दोस्तों, हो सकता है 40 मिनट आधा घंटा जो भी लगे आपको। तो कहने का मतलब आप लोग को इससे डरना नहीं है कि आपको आधा घंटा या 45 मिनट का वीडियो है, आपको कंप्लीट वीडियो को देखना है। कंप्लीट वीडियो को अगर देखिएगा आप लोग तो आपको समझ में प्रत्येक पहलू आएगा। हम लोग केमिस्ट्री का वीडियो अपलोड करेंगे। ऐसे एक वीडियो में यहाँ पे पहले आपको समझाता हूँ, टाइम बर्बाद करने से कोई उचित फ़ायदा तो है नहीं। आप लोग पढ़िए मन लगाकर और आप लोग नोट करते जाइए, यही हम आशा रखते हैं आप लोग से। और क्या चाहिए, चलिए। तो आपको लिखा गया दोस्तों, ओ सदा निरा एक शीर्षक लिखे हैं। आपको 10th क्लास का नहीं है, 12th क्लास का है। बहुत सारे विद्यार्थी 10th वाले भी मैसेज कर रहे हैं। तो चलिए हम लोग को बात करें दोस्तों, तो 12th क्लास के आपको पाठ्य पुस्तक जो आपका चलता है, तो आपकी ही का पाठ्य पुस्तक जो दिगंत है, तो दिगंत का ही एक लेसन मैंने लिया है जिसका नाम है ओ सदा निरा। देखिए बड़ा अच्छा चैप्टर है, आप लोग अगर बढ़िया समझिएगा तो आपको समझ में आएगा। तो पहले तो आपको शीर्षक लिखा गया है ओ सदा निरा। क्या लिखा गया है? ओ सदा निरा। तो शीर्षक के नाम है दोस्तों ओ सदा निरा, जिस शीर्षक के लेखक हैं जगदीश चंद्र माथुर। अगर बोला जाए कि शीर्षक के लेखक कौन है, तो इस शीर्षक के लेखक है दोस्तों जगदीश चंद्र माथुर। जगदीश चंद्र माथुर, जगदीश चंद्र क्या? माथुर। तो सबसे पहले तो आपको पहला सवाल यही देगा कि ओ सदा निरा शीर्षक के लेखक कौन है, तो जगदीश चंद्र माथुर। जगदीश चंद्र माथुर। तो पहला आपको क्वेश्चन आपको दिमाग में बैठ गया कि ओ सदा निरा शीर्षक के लेखक कौन है, तो जगदीश चंद्र माथुर जी हैं। कौन हो जाएंगे? जगदीश चंद्र माथुर। अब जरा देखिएगा, आपको जगदीश चंद्र माथुर के बारे में यदि आप बात करें तो सबसे पहले तो इनका लेखक से जीवन परिचय कुछ बातें आप लोग समझ लीजिए। जीवन परिचय समझने का मतलब इनका जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुआ। ऐसे पाठ्य पुस्तक में इनका माता पिता का नाम तो खैर शायद नहीं दिया है, शायद क्या दिया ही नहीं है। तो इनका कम से कम जन्म के बारे में आप लोग समझ लीजिए। इसे देखिए, सबसे पहला बात तो कि आपको ध्यान यह रखना है कि जितना लेखक है, मैक्सिमम लेखक आपको यूपी से बिलोंग करेंगे। उत्तर प्रदेश की जन्मभूमि ऐसी रही, उत्तर प्रदेश की मिट्टी ऐसी रही है, मतलब ऐसा मिट्टी है कि वहाँ से केवल और केवल साहित्यकार ही पैदे लिए। अब मतलब कहा जाए तो आपको यूपी से ही मैक्सिमम आपको लेखक हो चाहे कवि आपको बिलोंग मिल जाएंगे। यहाँ यदि हम लोग बात करें तो जगदीश चंद्र माथुर जी का भी जन्म कहाँ है? उत्तर प्रदेश में ही जन्म हुआ है। उत्तर प्रदेश का एक जिला है शाहजहांपुर। क्या है? शाहजहांपुर। तो उत्तर प्रदेश का एक जिला है दोस्तों शाहजहांपुर। तो शाहजहांपुर में जगदीश चंद्र माथुर जी का जन्म हुआ है। उत्तर प्रदेश के जिला है क्या? शाहजहांपुर। तो आप लोग जन्म कब है? तो 16 जुलाई 1917। तो अगर देगा कि जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कहाँ में हुआ है, तो उत्तर प्रदेश में हुआ है। उत्तर प्रदेश के कौन सा जिला? तो शाहजहांपुर। हमने बोला कि उत्तर प्रदेश का एक जिला है उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश का एक जिला है जिसका नाम है शाहजहांपुर। क्या नाम है? शाहजहांपुर। शाहजहांपुर। अब देखिए लेखक के बारे में कहा जाता है कि इनका जन्म तो आपको हुआ है दोस्तों 16 जुलाई 1917 को। कहाँ में हुआ है? तो उत्तर प्रदेश में हुआ है। कौन सा डिस्ट्रिक्ट में हुआ है? तो शाहजहांपुर में हुआ है। शाहजहांपुर में। कौन से शीर्षक के लेखक हैं? तो ओ सदा निरा शीर्षक के लेखक कौन है? तो जगदीश चंद्र माथुर जी हैं। जगदीश चंद्र माथुर। अब इनका जन्म तो आपको याद हो गया 16 जुलाई 1917। अब इनकी मृत्यु लिखा गया है 14 मई 1978। अब जरा समझिएगा लेखक के बारे में आप लोग, तो लेखक तो हैं जो है। पहला बात तो कि ओ सदा निरा शीर्षक दोस्तों आपको एक निबंध है, कहानी नहीं है। निबंध भी कैसा निबंध है? तो यात्रा वृतांत है। यात्रा वृतांत कहने का मतलब ये आए थे घूमे। आई कहाँ के है? तो आपको बिहार प्रांत के है, बिहार राज्य की कहानी है। कहानी नहीं बोलेंगे, बिहार राज्य का कहने का मतलब बिहार राज्य घूमने के लिए आया था। कौन? लेखक आपको जगदीश चंद्र माथुर। तो घूमने के दरमियान क्या किया कि अपना पूरा धर के रगड़ दिए, मतलब पूरा लिख दिए ओ सदा निरा, एक शीर्षक के लिख दिए। पहला तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि ओ सदा निरा शीर्षक का आपको लिया कहाँ से गया है, ये भी आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ओ सदा निरा आपको शीर्षक बोलेगा कि कहाँ से लिया गया है, तो आपको बोलते क्षण से लिया गया है। बोलते क्षण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देगा कि ओ सदा निरा कहाँ से लिया गया है, तो इन्हीं की एक रचना है, मतलब जगदीश चंद्र माथुर जी की। तो माथुर जी की एक रचना है जिसका नाम है बोलते क्षण। क्या नाम है? बोलते क्षण। तो माथुर जी क्या रचना है दोस्तों? बोलते क्षण। तो बोलते क्षण से आपको लिया गया है क्या? ओ सदा निरा।
तो आपको मुझे लग रहा है कि आपको वो सदा निराश शीर्षक के लेखक आपको याद हो चुका है। जगदीश चंद्र माथुर जी का जन्म कहाँ में है? तो उत्तर प्रदेश के शाहजहाँपुर जिला में है। अब यदि बात किया जाए दोस्तों इनका जन्म कब है, तो आपको लिखा गया 16 जुलाई 1917 को, मृत्यु है 14 मई 1978 को। अब इनके बारे में कहा जाता है कि एक बहुत अच्छे लेखक हैं दोस्तों, और लेखक के साथ साथ बहुत अच्छे प्रशासक भी रहे। प्रशासक इस दरमियान में, जैसे आप लोग जानते हैं एसपी साहब हो चाहे डीएम साहब हो, इन लोग क्या है? प्रशासक है, एक प्रकार के क्या है? प्रशासक। यहाँ एक टर्म लिखा गया आईसीएस एग्जाम पास किए थे 1941 में। आईसीएस जिस दरमियान आप लोग जानते हैं कि आज के एग्जाम आज के डेट में होता है, आईएएस एग्जाम पास करता है। तो आईएएस एग्जाम जो पास करता है दोस्तों, यही आईएएस पहले के ज़माने में था आईसीएस, जिसको हम लोग बोलते हैं इंडियन सिविल सर्विस। आईसीएस का मतलब होता है इंडियन सिविल सर्विस, भारतीय नागरिक सेवा। तो आपको अगर क्वेश्चन देगा कि माथुर जी आईसीएस एग्जाम कब पास किए थे 1941 में, एग्जाम पास करता भैया तो अगर ट्रेनिंग मिलेगा तब तो कहीं कोई वर्क करेगा। डायरेक्ट पास कर दिया, उसको ड्यूटी पे लगा देगा कोई एसपी साहब के, तो कर देंगे ड्यूटी। तो इसलिए आपको कहता है कि माथुर जी ट्रेनिंग करने के लिए, प्रशिक्षण लेने के लिए अमेरिका गए थे। कहाँ गए थे? अमेरिका। तो आईसीएस एग्जाम कब क्वालिफाई किए हैं, कब पास किए हैं? तो 1941 में। जन्म कहाँ में है? तो उत्तर प्रदेश में। कौन जिला में? तो शाहजहाँपुर जिला में। कब है? तो आपको 16 जुलाई 1917 को है। मृत्यु कब है? तो 14 मई 1978 को है। हमने बोला कि आपको वो सदा निराश शीर्षक आपको कहानी है कि निबंध है, तो आपको निबंध है। तो निबंध में भी कैसा निबंध है? यात्रा वृत्तांत है। क्या है? यात्रा वृत्तांत है। कौन प्रांत के बारे में पढ़ना है? तो बिहार प्रांत के बारे में पढ़ना है। बिहार प्रांत का एक जिला है दोस्तों चंपारण। क्या है? चंपारण। मैं अभी जिक्र कर रहा हूँ। अब यदि बात करें तो कहाँ से लिया गया था, तो बोलते छंद से लिया गया है आपको। अब एग्जाम कब पास किए थे आईसीएस का? 1941 में। अभी देखिए आपको टोटली आपको कहानी पढ़ना है चंपारण के बारे में। किसके बारे में? चंपारण के बारे में। तो आपको चंपारण के बारे में पढ़ना है। तो चंपारण आपको पता है दोस्तों बिहार राज्य का एक जिला है। तो बिहार राज्य का एक जिला है दोस्तों जिसका नाम है चंपारण। क्या नाम है? चंपारण। सबसे पहले तो आप लोग बिहार राज्य के अगर निवासी हैं तो हल्का बिहार के बारे में आप लोग हल्का समझ सकते हैं। कोई इसमें आप कोई दिक्कत जहाँ तक हमारे समझ से आपको नहीं आना चाहिए। जो विद्यार्थी अगर मैप हल्का समझ लेगा, हल्का प्रयास किए हैं बनाने का, ज़्यादा कुछ विशेष तो हमने नहीं किया है, हल्का आपको कुछ समझा देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। बिहार का आपको हमने एक जिक्र किया है मैप ड्रा करने का। यही आपको बिहार का मैप है दोस्तों। यहाँ से आपको गंगा नदी गुजरती है बीचे बीच से। बिहार के बीचे बीच से एक नदी गुजरती है जिसका नाम है कौन नदी? गंगा नदी। गंगा नदी क्या करता है दोस्तों? बिहार को दो भाग में बांट देता है। एक आपको उत्तरी बिहार हो जाता है। कौन बिहार? उत्तरी बिहार। और एक हो जाता है आपको दक्षिणी बिहार। कौन बिहार? दक्षिणी बिहार। तो हमने आपको जिक्र किया यहाँ पे कि आपको कहता है कि गंगा नदी आपको बिहार के बीचों बीच से गुजरती है और इसको आपको दो भागों में बांट देते हैं, उत्तरी बिहार और क्या? दक्षिणी बिहार। उत्तरी बिहार और क्या दोस्तों? दक्षिणी बिहार। हमने आपको जिक्र किया यहाँ पे कि बिहार को दो हिस्सों में बांट रही है। कौन नदी? गंगा नदी। उत्तरी बिहार और कौन बिहार में? दक्षिणी बिहार में। अब देखिए जब तक गंगा नदी पर पुल नहीं ना बनेगा, जब तक आप सोच सकते हैं कि इस तरह से इस बिहार मतलब उत्तरी बिहार के लोग दक्षिणी बिहार में नहीं टप सकते हैं क्योंकि बीच में पड़ जा रहा है क्या? नदी। तो मतलब दक्षिण बिहार से कोई जाना चाहता है बंदा कहाँ? उत्तरी बिहार में, तो उसको नदी टपना पड़ेगा। चाहे उत्तरी बिहार से आना पड़ता है कोई बंदा दक्षिणी बिहार में, तो आपको नदी क्रॉस करना पड़ेगा, तब भी कोई उपाय है। अब देखिए आपको पढ़ना है दोस्तों। यहाँ पे यदि बात करें तो बिहार के बगल में आपको जानते हैं बिहार जो अलग हुआ था आपको झारखंड से। किसको से? झारखंड से। तो बिहार की यदि बात करें तो बिहार के दक्षिण में एक राज्य है जिसका नाम आपको पता है क्या है? झारखंड। क्या है? झारखंड। और इधर आपको पता है दोस्तों, इधर आपको है क्या? उत्तर प्रदेश है। तो बिहार की यदि बात करें तो पश्चिम में, बिहार के क्या? पश्चिम में। तो बिहार के क्या हम बोल दिया? बिहार के दक्षिण है नहीं, तो आपको नीचे है दक्षिण। तो बिहार के दक्षिण में आपको क्या है? झारखंड। और यदि बात करेगा तो बिहार के आपको पता है दोस्तों कि बिहार के उत्तर में आपको नेपाल है। बिहार के आपको उत्तर में क्या है? तो उत्तर में आपको नेपाल है। और बोला कि बिहार के पश्चिम में क्या है? तो आपको बिहार के पश्चिम में उत्तर प्रदेश है। और बिहार के यदि पूरब की बात कीजिएगा तो इधर आपको है वेस्ट बंगाल, जिसको आप लोग बोलते हैं पश्चिम बंगाल। प्लीज़ थोड़ा सा रिलैक्स धैर्य रखो। आप थोड़ा सा अगर मैप अगर समझ आइएगा तो आपको पूरा माजरे आपको समझ में आ जाएगा। चैप्टर आपको क्लियर कट हो जाएगा एकदम। जब तक विद्यार्थी को नहीं पता चलता है और डायरेक्ट शुरू कर देता है तो होता है क्या? थोड़ा सा भले आप लोग को लग रहा हो कि टाइम ज़ाया हो रहा है, बर्बाद हो रहा है, लेकिन हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि थोड़ा सा जस्ट वेट करो। आपको मैं चैप्टर पर तुरंत आता हूँ, आपको एकदम लिए चलता हूँ, जस्ट तुरंत आपको ख़त्म हो जाएगा चैप्टर, ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा।
चलिए, हमने आपको बोला दोस्तों कि आपको बिहार के बीचों बीच से एक नदी बहती है, उस नदी का नाम क्या है? गंगा नदी। और आपको बोलता है दोस्तों कि गंगा नदी आपको दो भागों में बिहार को बांट देती है, उत्तरी बिहार और क्या दक्षिणी बिहार। और कहता है कि बिहार के दक्षिण में एक राज्य है आपको जिसका नाम है झारखंड। पहले बिहार और झारखंड साथ ही था। और बिहार के यदि पश्चिम में बात करें तो जिसका नाम है उत्तर प्रदेश। और उत्तर में आप लोग जानबे करते हैं कि बिहार के उत्तर में नेपाल पड़ता है। और नेपाल पड़ता है दोस्तों, इधर आपको हिमालय पहाड़ है। हिमालय पहाड़ आपको यहीं पे है आपको। तो हमने आपको जिक्र किया, यहीं पे आपको एक डिस्ट्रिक्ट है दोस्तों, आपको चंपारण। क्या है? चंपारण। तो चंपारण यही डिस्ट्रिक्ट है। आज के डेट में जो चंपारण है दोस्तों, इसको दो भागों में डिवाइड कर, यही जो आप लोग देख रहे हैं पूरा ही जो आपको डिस्ट्रिक्ट जो दिखाई पड़ रहा है, इसी का नाम है चंपारण। और यदि बात करें तो यहाँ पे आपको पड़ता है सीतामढ़ी। क्या नाम पड़ता है? सीतामढ़ी। यहाँ पे आपको सीतामढ़ी हो जाएगा। यहाँ पे यदि बात करें तो मधेपुरा हो जाएगा आपको, सीतामढ़ी मधेपुरा, आपको सुपौल वगैरह, आपको किशनगंज वगैरह आप लोग नाम सुने होंगे डिस्ट्रिक्ट का। तो खैर जो रहे, हम लोग को मतलब है चंपारण से। किससे? चंपारण से। यह आपको डिस्ट्रिक्ट क्या है? तो चंपारण है। इस चंपारण जिला को आज के समय में बांट दिया गया है दो भाग में। आज बात करें तो पश्चिमी चंपारण और क्या है? पूर्वी चंपारण। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आपको चंपारण जिला है। कौन जिला है? चंपारण जिला। और इसी चंपारण जिला के बारे में आपको वर्णन करते हैं कौन? लेखक आपको जगदीश चंद्र माथुर। कौन शीर्षक में? तो ओ सदा निराश शीर्षक में। तो हमने आपको बोला कि चंपारण जिला के ही बारे में आपको वर्णन किया है कौन? जगदीश चंद्र माथुर जी। आपको कौन शीर्षक के माध्यम से? ओ सदा निराश शीर्षक के माध्यम से। अब लेखक क्या कहते हैं दोस्तों कि जब मैं चंपारण जिला आया तो ये इसी के दरमियान घूमने के लिए आया था कौन? लेखक जगदीश चंद्र माथुर। तो घूमने के लिए आया, तो यात्रा कर रहे थे, इसी के लिए बोले हम लोग इसको बोल सकते हैं यात्रा वृतांत। क्या बोलेंगे? यात्रा वृतांत। तो आपको शीर्षक यात्रा वृतांत है, निबंध जैसा है। अब यदि बात करें दोस्तों तो यहाँ पे हमने जिक्र किया आपको चंपारण डिस्ट्रिक्ट है। कौन डिस्ट्रिक्ट है? चंपारण। और यहाँ पे आपको झारखंड पड़ता है। क्या है? झारखंड। और झारखंड में आपको पता है दोस्तों कि पड़ता है छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार। तो छोटा नागपुर का पठार आपको इस सब इलाका में पड़ेगा। छोटा नागपुर का पठार। यहाँ पे आप लोग जानते हैं दोस्तों कि आपको एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, आपको यहाँ पे कैमूर है, यहाँ पे आपको रोहतास है। यह जिला आपको है दोस्तों कैमूर। यहाँ पे आपको पड़ता है रोहतास। क्या पड़ता है? रोहतास। और यहाँ पे बात करें तो आपको औरंगाबाद है। और औरंगाबाद के बाद आपको यहाँ पे गया जिला है। कौन जिला है? गया जिला। तो गया जिला आप लोग जब देख रहे हैं तो गया के बगल में आपको जहानाबाद भी पड़ेगा और अरवल भी पड़ेगा, पत्ते हैं। तो खैर हटाओ, हमको मतलब है दोस्तों गया जिला से। कौन जिला से? गया जिला से। और यहाँ पे हमको मतलब है छोटा नागपुर पठार से। छोटा नागपुर पठार से। अब यहाँ पे यदि बात करें तो लेखक इस चैप्टर में आपको बताते हैं कि जो चंपारण जिला है, कौन जिला? चंपारण जिला। तो चंपारण जिला के बारे में आपको वर्णन करते हैं लेखक आपको जगदीश चंद्र माथुर जी। कौन शीर्षक में? वो सदा निराश शीर्षक में। अब हमने आपको बोला कि चंपारण जिला के बारे में आपको कहता है कि जब शुरुआती दौर में चंपारण में एक वंश का शासन था जिसका नाम है दोस्तों कर्नाट वंश। कौन वंश? कर्नाट वंश। हमने कहीं लिखा है, एक जिक्र किया है। तो आपको कहता है कि आपको चंपारण में आज से लगभग यदि बात करें हम लोग, लगभग अगर बात कीजिएगा तो आज से लगभग 1000 वर्ष पहले की बात अगर किया जाए तो आज से लगभग 1000 वर्ष पूर्व आपको चंपारण में आपको एक वंश का शासन था जिसका नाम था कर्नाट वंश। कौन वंश? कर्नाट वंश। अब देखा कि कर्नाट वंश के संस्थापक कौन थे? जिसका नाम था नान्यदेव। कौन था? नान्यदेव। अब यही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बनेगा कि कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? तो नान्यदेव था। और कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? तो कर्नाट वंश का अंतिम शासक यदि बात करें दोस्तों, जो हम लोग को मतलब है, जिसका नाम है हरि सिंह देव। क्या नाम है? हरि सिंह देव। अब ज़रा हमारी बात को आप लोग गौर कीजिएगा, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि थोड़ा सा समझो, सुन लो। ऑफलाइन क्लास तो है नहीं, ऑनलाइन आपको रिकॉर्डेड जा रहा है। वक्त थोड़ा सा लग रहा है मेरे को भी कि थोड़ा वक्त लगेगा इसमें, आपको भी थोड़ा सा धैर्य रखना है। मैं बार बार बोल रहा हूँ इस बात को। हमने बोला कि आपको चंपारण जिला में ही आपको एक वंश था जिसका नाम था कर्नाट वंश। क्या नाम था? कर्नाट वंश। जिसका संस्थापक कौन थे? नान्यदेव। कौन थे? नान्यदेव। अब बात करता है कि इस वंश का अंतिम शासक कौन था? तो हरि सिंह देव। हरि सिंह देव। लगभग आपको कहता है कि चंपारण में कर्नाट वंश 300 वर्षों तक शासन किया था। कितने 100 वर्षों तक? 300 वर्षों तक। तो आपको देखिए दोस्तों, क्वेश्चन देगा कि कर्नाट वंश के संस्थापक कौन थे, तो आपको याद रखना है नाम। आपको कर्नाट वंश के संस्थापक थे नान्यदेव। कौन थे? नान्यदेव। अगर देखा कि कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था, तो हरि सिंह देव। कौन था? हरि सिंह देव। कर्नाट वंश बिहार के चंपारण जिले में लगभग कितने वर्षों तक शासन किया? तो 300 वर्षों तक शासन किया था कर्नाट वंश के शासकों के द्वारा। अब आपको ध्यान रखना है कि आपको क्या है कि आपको एक जिक्र किया जाता है कि 1325 ईस्वी में, 1300 कितना? 25 ईस्वी में, 1325। तो 1325 ईस्वी में कहता है दोस्तों कि आपको हम लोग के देश में आपको पता होना चाहिए कि मुस्लिम शासक था।
मुस्लिमों का शासन हो चुका था 1206 से लेकर के 1526 तक, और 1526 से लेकर के आप लोग 1857 तक कंप्लीट रूप से हमारे यहाँ मुस्लिम शासन रहा, एकदम पता है आप लोग को। तो दिल्ली सल्तनत चल रहा था दोस्तों। तो आपको क्या होता है कि दिल्ली सल्तनत में एक वंश था जिसका नाम था तुगलक वंश। कौन वंश? तुगलक वंश। और तुगलक वंश की स्थापना किया गया था गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा। अब यहाँ देखिए तो कहता है कि आपको कर्नाट वंश पर अटैक कर दिया 1325 में। 1300 के में 25 में कौन शासक? तो गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक। अगर क्वेश्चन देगा कि आपको कर्नाट वंश के शासक जो थे, अंतिम शासक हरि सिंह देव पर गयासुद्दीन तुगलक ने कब आक्रमण किया था? तो 1300 के में 25 में। तो आपको ध्यान रखना, ये भी सवाल आपको बनेगा। और 1325 ईस्वी में आक्रमण करके क्या किया कि आपको कर्नाट वंश समाप्त किया। कौन? गयासुद्दीन तुगलक। और यहाँ पे आपको इसका शासन हो गया, किसका? गयासुद्दीन तुगलक का। गयासुद्दीन तुगलक हमारे इतिहास में एकमात्र शासक, हमारे इतिहास जो शुरू होता है दोस्तों, हमारे इतिहास में एकमात्र शासक गयासुद्दीन तुगलक ऐसा था जिसका मृत्यु हुआ था लकड़ी के महल गिर जाने से। जौन महल में था वही महल का हुआ कि नए महले बना था, और रात्रि विश्राम करने के लिए बेचारा बैठा था गयासुद्दीन तुगलक। एक बेटा बनाया था गयासुद्दीन तुगलक जिसका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक। तो खैर बात की बात है, एक बाबू जिला बनाया था कि रहिए आप इसी में, और बेचारा रह गया कि एको घंटा नहीं रहा और लकड़ी के महले गिर गया, और महल गिरने से बेचारा की मौत हो गया था गयासुद्दीन तुगलक की। तो आपको ध्यान रखना है कि हमारे इतिहास में एकमात्र सुल्तान, एकमात्र शासक जिसकी मृत्यु लकड़ी के महल गिर जाने से हुआ है, और ओकरे बेटा बनाया, जिसके कर बेटा गयासुद्दीन तुगलक के, गयासुद्दीन तुगलक के। तो हमको ध्यान रखना है कि कर्नाट वंश बिहार में कितने वर्षों तक शासन किया? तो 300 वर्षों तक शासन किया। कर्नाट वंश के संस्थापक कौन था? तो नान्यदेव था। आपको बोला जाए कि कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? तो हरि सिंह देव था। और कर्नाट वंश पे कहा जाए तो आपको आक्रमण गयासुद्दीन तुगलक कब किया था? तो 1325 में। 1325 में। अब जरा देखिए दोस्तों, हम लोग चंपारण की जो बात करें तो चंपारण के इसी क्षेत्र में आपको क्या है, इसी सेक्टर में आप लोग को अधिकार किए हुए था ये सब अपना, गयासुद्दीन तुगलक हो चाहे कर्नाट वंश हो। अब जरा आपको ध्यान रखना है कि अब इस तरह के अगर लोग रहेगा, अगर कर्नाट वंश के लोग रहेगा तो अपना संस्कृति यहाँ पे डेवलप करेगा। गयासुद्दीन तुगलक कौन वंश के था? तो ये तुगलक वंश के था। तुगलक वंश, अगर ई वंश के शासन रहेगा तो अपना नियम लावेगा। लेकिन क्या होता है कि गयासुद्दीन तुगलक के बाद आपको हमारे यहाँ आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि अंग्रेजों का शासन आता है। किसका? अंग्रेजों का। तो कर्नाट वंश आपको समझ में आ गया, तुगलक वंश आपको समझ में आया। तुगलक वंश का एक शासक था गयासुद्दीन तुगलक, जिसने 1325 में आपको कर्नाट वंश पर आक्रमण किया। और इसके शासक जो थे, अंतिम शासक कौन? हरि सिंह देव, जिसको बाबू क्या कर दिया? खत्म कर दिया। और फिर से आपको गयासुद्दीन तुगलक का यहाँ पे अधिकार हो जाता है बिहार के चंपारण जिला में। बात समझ रहे हैं? अब आपको कहता है कि इसके पश्चात हमारे यहाँ आपको शासन किसका होता है? तो अंग्रेजों का शासन होता है। किसका? अंग्रेजों का। और जब अंग्रेजों का शासन होता है तो आपको पता है कि अंग्रेज हम लोग को यहाँ लगभग बहुत दिनों तक शासन किए। और अंग्रेज जब शासन किए तो हम लोग के जो चंपारण में जो शासन करने वाले अंग्रेज थे उनके बारे में पढ़ना है। ऐसा नहीं कि हम लोग को पूरे भारत के बारे में पढ़ना है। तो चंपारण के बारे में आपको समझ लीजिए पहले। तो अंग्रेज का जो शासन जब था दोस्तों, किनका? अंग्रेज का। अब जरा समझिएगा, अंग्रेजों का शासन था तो अंग्रेजों का शासन में एक व्यक्ति थे, एवन साहब। कौन थे? एवन साहब। एवन साहब बोल दो, एवन साहब। तो अंग्रेजों का एक शासक था। अंग्रेजों का कहने का मतलब एक अधिकारी था जिसका नाम था एमन साहब, जो आपको अधिकार किए हुए था कहाँ? चंपारण में शासन कर रहा था। अब ये अंग्रेज इतना हरामी, सोच सकता है, अंग्रेज इतना ही हरामी था कि इसकी मतलब कहने का मतलब शासन करने का तौर तरीका आप सुनिएगा तो आपको गजब होगा। ये एमन साहब क्या करते थे कि बिहार के चंपारण में लाए थे 3 कठिया पद्धति। इनके द्वारा चंपारण जिला में लाया गया कौन पद्धति? 3 कठिया पद्धति। 3 कठिया पद्धति। तो 3 कठिया पद्धति आपको पता होना चाहिए यार दोस्तों कि 20 कट्ठा में 3 कट्ठा आपको नील की खेती करना पड़ेगा। कौची की खेती? नील की खेती। आपको पढ़े होंगे चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी का। अब क्या होता है कि जो एमन साहब हैं आपको शासन कर रहे हैं अंग्रेजी अधिकारी। कहाँ में शासन कर रहे हैं? तो चंपारण जिला में। अब यहाँ पे बाबू क्या करते हैं कि लाते हैं 3 कठिया पत्ती नील की खेती करने के लिए। नील की खेती जो कपड़ा में देने के लिए पहले जो यूज होता था, अब तो खैर कोई नील यूज नहीं करता है। अब इतने कलर कपड़े आता है कि नील की कोई ज़रूरत नहीं है। तो कहने का मतलब 3 कठिया पत्ती के माध्यम से यहाँ के किसानों का बहुत शोषण हो रहा था। आपको पता होना चाहिए कि जिस खेत में नील की खेती की जाती थी, आपको उस खेत में दोबारा उसका क्या होता था कि मिट्टी का उर्वरता क्या हो जाता था? समाप्त हो जाता था।
और जोर ज़बरदस्ती करके क्या होता था कि तीन कठिया पत्ती के माध्यम से बिहार के किसानों के द्वारा मतलब चंपारण के किसानों से क्या होता था, तीन कठिया पत्ती के माध्यम से नील की खेती जबरन करवाते थे कौन, अंग्रेज। और इसका नाम था एमन साहेब। क्या नाम था? एमन साहेब। अब यदि बात करें तो अब तीन कठिया पत्ती से यहाँ के लोगों को मतलब शोषण कर रहे हैं। क्वेश्चन देगा कि अंग्रेजों ने चंपारण वासियों को किस तरह से शोषण किया था, तो आपको ध्यान रखना है कि तीन कठिया पत्ती के माध्यम से। आपको और क्या करते हैं दोस्तों कि अंग्रेज जो थे, अंग्रेजी जो एमन साहब थे, इनका जरा देखिए इस शौकीन आदमी के, एकर महल में प्रत्येक दिन रंगारंग कार्यक्रम होगा। प्रत्येक दिन मतलब प्रत्येक दिन रंगारंग कार्यक्रम मनाता था कौन? एमन साहब। और रंगारंग कार्यक्रम मनाएगा तो पैसा तो चाहिए ना भैया, तो रंगारंग कार्यक्रम मनाने के लिए इसको महल में आपको जो भी पैसा खर्च होगा यहाँ के किसानों से वसूला जाता था। अब का होगा न होगा, किसान तुम जहाँ से जो नहीं देगा तो चमड़ा उधार देंगे, इस तरह के वो पद्धति अपनाता था। तो कहने का मतलब जो भी इसके महल में रंगारंग कार्यक्रम के लिए जो भी खर्च होता था यहाँ के किसानों को देना पड़ता था। तो ये आपको इस माध्यम से ही आपको सता रहा था, शोषण कर रहा था बिहार के मतलब चंपारण जिला के मजदूरों को। अब यदि बात करें, आपको एक और बात ज़रा समझ लो। और कहता है कि यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि एमन साहब के बारे में कहा जाता है कि एमन साहब के गाड़ी अगर कोई रोड से गुजर रहा है, मान लीजिए कि इस रोड से अगर गुजरना है एमन साहब के गाड़ी, कौन साहब के? एमन साहब के गाड़ी अगर जाना है इस रोड से, तो इस रोड पर क्या होगा कि एमन साहब के गाड़ी के अलावे कोई दूसरा अगर आदमी चल गया अगर इस पर, तो समझ लीजिए उस व्यक्ति की खैर नहीं, उसकी चमड़ी उधेड़ ली जाती थी। सोच सकता है कि एमन साहब के माने सड़क पर बुक हो गलो कि एकरा पर हम चल रहे हैं, तो आपको दूसरा आदमी के बिहारी मतलब भारतीयों की गाड़ी जानी नहीं चाहिए। अब भारतीय लोग तो अगर कोई इंसान है तो समझ जाएगा कि मना कर ले भैया उधर जेबे तो पिटेबे। लेकिन कहा जाता है, लेखक यहाँ पे कहते हैं कि लेकिन जो इंसान तो खैर मान सकता है, लेकिन पशु जीव जंतु पशुओं को कैसे मनाएगा? अगर कोई चारा चराने के लिए अगर पशु अगर इस सड़क पे चल जाएगा, तो पशु भी अगर चल जाता है तैयो ओकरा उतने गति करेगा, उसको केकर तो पशु काहे चल गया इस सड़क पे। तो इस सड़क पे, जिस सड़क पर एमन साहब की गाड़ियां जाती थी, उस सड़क पर भारतीयों को चलना भी मना था। आप सोच सकते हैं कहाँ एमन साहब शासन कर रहे थे इस मतलब तरह एकदम यहाँ के किसानों को एकदम बर्बाद करके रखे हुए थे। तो अंग्रेज लोग आए तो अंग्रेजों अपना कहने का मतलब अपना नियम कानून चला रहा है। कर्नाट वंश अपना नियम कानून चल रहा है, तुगलक वंश है तो अपना नियम कानून चला रहा है। तो यहाँ पे देख रहा है कि मिक्सअप हो रहा है कि ना, एक संस्कृति दूसरे संस्कृति पर मिक्स कर रहा है। लेकिन हम लोग बाबू मिक्स करवाते हैं, बट थोड़ा सा वेट करो। अभी हमने आपको क्या बात किया कि तीन कठिया पत्ती को समाप्त करने के लिए आपको पता है कि बिहार के एक नेता थे जिसका नाम था राजकुमार शुक्ल। और राजकुमार शुक्ल के प्रयास से क्या हुआ था कि महात्मा गांधी बिहार के चंपारण पहुंचे थे और यहाँ से क्या किए थे, तीन कठिया पत्ती को समाप्त किए थे। और अंग्रेजों के शासन से, कहने का मतलब जो शोषण हो रहा था अंग्रेजों के द्वारा, इस तरह से खत्म करने का प्रयास किए थे महात्मा गांधी। लेकिन महात्मा गांधी देखे कि सबसे बड़ा शासन जो हो मतलब शोषण जो यहाँ के लोग हो रहे हैं, इस शोषण के पीछे सबसे बड़ा रीजन क्या है, तो यहाँ के है अशिक्षित लोग। जब तक लोग यहाँ के शिक्षित नहीं होंगे तब तक अंग्रेज ऐसे ही शोषित करते रहेंगे, मतलब कहने का मतलब यहाँ के लोगों को प्रताड़ित करते रहेंगे ऑलवेज। इसीलिए क्या किए कि महात्मा गांधी अपने प्रिय मित्र, महात्मा गांधी के एक दोस्त थे, निर्भीक साहसी निडर, बोल सकता है तुम, निर्भीक साहसी निडर, एकदम कहे का मतलब एकदम निडर दोस्त, पढ़ा लिखा इंसान था जिसका नाम था पुंडलिक जी। कौन जी? पुंडलिक जी। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, कहीं पे हमने जिक्र किया है, यहाँ पे आपको लिखा गया है पुंडलिक जी। सवाल देगा कि पुंडलिक जी कौन थे, तो बोलना पड़ेगा कि पुंडलिक जी महात्मा गांधी के द्वारा, महात्मा गांधी के साथी थे जो आपको कर्नाटक के बेलगांव से आए थे। कर्नाटक के बेलगांव से आए थे चंपारण में, काहे लगी? यहाँ के लोगों को पढ़ाने के लिए, शिक्षित करने के लिए, जागरूक करने के लिए। जब तक लोग शिक्षित नहीं होगा, जब तक लोग जागरूक नहीं होगा, तब तक लोग का शोषण होते रहेगा। अब पुंडलिक जी आकर के क्या करते हैं कि बिहार के चंपारण जिला में आकर के सभी लोगों को क्या करते हैं, साक्षर करते हैं, शिक्षित करते हैं, कि ताकि आप लोग जानो क्या है एजुकेशन, क्या नहीं है। जब तक आप लोग नहीं जागिएगा तब तक अंग्रेज लोग ऐसे आपको क्या करेगा, सताते रहेगा। सोच सकते हैं। लेकिन पुंडलिक जी क्या होता है दोस्तों कि पुंडलिक जी यहाँ के लोगों को शिक्षित तो कर ही रहे थे। यहाँ तक आपको लेखक कहते हैं कि यहाँ मतलब चंपारण के जिला के लोगों को शिक्षित करने के लिए महात्मा गांधी ने अपनी पत्नी कस्तूरबा गांधी को भी भेज दिया था। महात्मा गांधी की पत्नी कौन थी? कस्तूरबा गांधी। तो यहाँ के लोगों को शिक्षित करने के लिए कस्तूरबा गांधी भी आई थी। कहाँ में? चंपारण में। सोच सकते हैं। पुंडलिक जी भी आए। तो पुंडलिक जी कौन थे समझ में आया? कर्नाटक के बेलगांव से। भैया सुनो ना जी, कहाँ तो नहीं रहा है, कर्नाटक के बेलगांव से।
कर्नाटक के बेलगांव से पुंडलिक जी आए थे कहाँ में, चंपारण में। कहाँ लगे, झाल बजावेला नृत्य करने के लिए नहीं, तो यहाँ कहाँ लाए थे, तो यहाँ के लोगों को साक्षर करने के लिए, शिक्षित करने के लिए, ताकि लोगों को जो जब मनुष्य शिक्षित हो जाता है तो उसके अंदर डर खत्म हो जाता है धीरे धीरे। मतलब कहने का मतलब उसमें डरने की शक्ति खत्म हो जाता है, मतलब सहने की शक्ति आता है जब आप शिक्षित हो जाइएगा तब। तो पुंडलिक जी कौन थे, तो पुंडलिक जी कर्नाटक के बेलगांव से महात्मा गांधी के साथ आए थे चंपारण, यहाँ के लोगों को शिक्षित करने के लिए। और यहाँ के लोगों को शिक्षित करने के लिए महात्मा गांधी की पत्नी कस्तूरबा गांधी भी यहाँ पहुंची थी। लेकिन एक बार की वाकया है कि यमन साहब यहाँ थे। यमन साहब क्या हुआ कि यमन साहब बुलाए एक बार पुंडलिक जी को कि हमारे पास आप, वो एकदम अधिकारी के बात है, लेकिन पुंडलिक जी उतने तेवर में, पुंडलिक जी को बुलाया गया। पुंडलिक जी आने से मना कर देता है, कहता है कि तू कहेगा से हम नहीं जाएंगे तुम्हारे पास, नहीं जाएंगे, आना है तो तुमको मिलना है तो हमारे पास तुम आओ। कौन बोले, पुंडलिक जी। सोच सकता है पुंडलिक जी को संदेशा आया कि आप जाइए यमन साहब से मिलिए, लेकिन पुंडलिक जी भी कहते हैं कि आपको मिलना है तो आप हमारे पास आइए। यही कारण कहा हुआ कि पुंडलिक जी को यमन साहब चंपारण से क्या कर दे, निकाल दिए। सोच सकता है इतना पुंडलिक जी निडर थे, जान रहा था यमन साहब कि पुंडलिक जी जब तक रहेगा तब तक यहाँ के लोगों को बागी बना देगा हमारे खिलाफ, मतलब कहने का मतलब एकदम बगावत पे उतरवा देगा। सोच सकते हैं पुंडलिक जी कितना साहसी, निडर और निर्भीक व्यक्ति थे, जो किनके साथ आया तो महात्मा गांधी के साथ। कहाँ से, कर्नाटक के बेलगांव से। कहाँ लगे यहाँ आए थे, तो लोगों को साक्षर करने के लिए, लोगों को शिक्षित करने के लिए। अब लेखक यहाँ पे कहते हैं कि यहाँ के लोग बार बार यहाँ शोषण हो रहा है, अब यहाँ की आवाज़ इस तरफ तो जाएगा नहीं, उत्तर बिहार से लेकर कहाँ तक, दक्षिण बिहार तक क्यों नहीं जाएगा, सोचो। क्योंकि भैया बीच में पड़ता है गंगा नदी, जब तक गंगा नदी पर पुल नहीं बनेगा तो यहाँ के लोग यहाँ नहीं आएंगे, यहाँ के लोग यहाँ नहीं जाएंगे। सोच सकता है। अब यहाँ के लोग चाहते थे, उत्तर बिहार के लोग, कि गंगा नदी पर क्या बन जाए, पुलिया बन जाएगा। अगर पुलिया बन जाएगा तो हमारे विचार दक्षिण बिहार में भी जाएगा, तो लोगों को पता चलेगा कि किस तरह से उत्तर बिहार के लोगों को अंग्रेजी हुकूमत क्या कर रही है, सता रही है, शोषण कर रही है। परंतु अंग्रेज लोग, लेखक कहते हैं कि गंगा पर पुल बनाने में तनिक भी अगर बोला जाए तो आपको बोलना, यहाँ पे लेखक बोलते हैं जगदीश चंद्र माथुर जी, यहाँ पे तनिक भी आपको कोई दिलचस्पी दिखाता उखाता नहीं था। तो आपको ध्यान ही रखना है, यहाँ पे हमने एक बात का जिक्र किया है, कहीं पे आपको लिखा गया होगा कि आपको क्वेश्चन देगा कि अंग्रेज लोग यहाँ आपको गंगा पर पुलिया बनाने में कोई दिलचस्पी क्यों नहीं दिखाते, तो आपको बोलना पड़ेगा क्योंकि अंग्रेज लोग जानते थे कि अगर हम इस गंगा नदी पे अगर पुल बना देंगे तो उत्तर बिहार का जो क्या है बागी विचार ही पहुंच जाएगा कौन बिहार में, दक्षिण बिहार में, और हमारे ऊपर क्या कर देगा, हमारे खिलाफ बगावत कर देगा। इसीलिए अंग्रेज लोग गंगा नदी पर पुलिया बनाने के लिए उतना दिलचस्पी नहीं लेते थे। आगे भी हम लोग वाकया करें तो यहाँ पे आपको और बात किया गया है। तो पुंडलिक जी के बारे में आपको पता लगा कौन थे, अंग्रेज लोग के बारे में बता दिया गया। अब जरा आपको ध्यान यह रखना है कि हमने आपको यहाँ पे एक शब्द का जिक्र किया है, कहीं पे आपको लिखा गया होगा क्रीमियाई। क्या लिखा गया है, क्रीमियाई। तो अगर क्रीमियाई की यदि हम लोग बात करें दोस्तों, तो कहीं पे हम लोग लिखे हैं इतिहास की क्रीमियाई। तो इतिहास की कीमियाई जो लिखी गई है, कीमियाई प्रक्रिया, आपको 2 नंबर के क्वेश्चन देगा कि इतिहास की कीमियाई प्रक्रिया से आप क्या समझते हैं। तो देखो, इतिहास की कीमियाई प्रक्रिया यदि आप समझना चाहें तो आप लोग बड़ा आसान से समझ सकते हैं। पहला बात तो हमने बोला कि यहाँ जो चंपारण जिला में आपको बोला जाए तो सबसे पहले तो कर्नाट वंश रहा, तो ये अपना संस्कृति डेवलप किया। अगर तुगलक वंश आया तो अपना संस्कृति डेवलप किया, अगर अंग्रेज लोग आया तो अपना संस्कृति डेवलप किया। तो इसीलिए आपको कहता है कि आपको बहुत सारे लोग यहाँ पर रहें, बसे, तो उसके क्या हुआ कि लोगों की संस्कृति यहाँ मिल गई। तो बहुत लोगों की संस्कृति मिलने के कारण इस चंपारण जिला में क्या होता है कि आपको एक नया, मतलब एक संस्कृति डेवलप करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं इतिहास की कीमियाई प्रक्रिया। इतिहास की कीमियाई प्रक्रिया। तो आप लोग बोल सकते हैं इतिहास की कीमियाई प्रक्रिया है क्या। तो यहाँ पे आपको बोलना पड़ेगा कि बिहार के चंपारण जिले में कर्नाट वंश के लोगों के द्वारा शासन किया गया, तुगलक वंश के लोगों के द्वारा शासन किया गया, अंग्रेजों के द्वारा शासन किया गया। तो चलिए सॉरी, देखिए इधर हम लोग यदि बात करें यहाँ पे तो बोल रहे हैं कि बहुत सारे लोगों के द्वारा शासन किया गया। इसीलिए आपको कहता है कि आपको यहाँ पे एक डेवलप हुआ इतिहास की कीमियाई प्रक्रिया। इतिहास की क्या, कीमियाई प्रक्रिया। तो आशा करते हैं कि आपको इतिहास की कीमियाई प्रक्रिया समझ में आता होगा। कहने का मतलब आपको विभिन्न लोगों के द्वारा शासन किया गया, इसीलिए वहाँ पे विभिन्न लोगों की संस्कृति उपलब्ध होने के कारण इसी मतलब प्रक्रिया को हम लोग नाम दिए इतिहास की कीमियाई प्रक्रिया। तो चलिए, आपको इतिहास की कीमियाई प्रक्रिया भी समझ में आया। यमन साहब के आपको कहने का मतलब शोषण भी समझ में आया कि किस तरह से लोगों को यमन साहब सता रहे थे। अब यदि बात करें दोस्तों तो आपको यहाँ पे
गांधी जी के बारे में बता दिया कि चंपारण जिले में आए थे चंपारण सत्याग्रह करने के लिए, यहाँ से 3 गठिया पत्ती समाप्त किया, लोगों को कहने का मतलब बचाए। और हमने पुंडलिक जी के बारे में बताया, तुगलक वंश, कर्नाट वंश, अंग्रेज लोग बता दिए। इतिहास कीमियाई प्रक्रिया समझे, बोलना पड़ेगा कि यहाँ विभिन्न लोगों के विभिन्न वंशों के द्वारा शासन किया गया और विभिन्न वंशों के संस्कृति उपलब्ध होने के कारण इस क्षेत्र को कहा गया इतिहास की कीमियाई प्रक्रिया। इतिहास की क्या? कीमियाई प्रक्रिया। अब जरा यदि बात करें तो यहाँ पे कहता है कि अंग्रेज लोग क्या करते थे। अंग्रेज लोगों को क्या करते थे दोस्तों कि आपको मजदूरी करने के लिए, लोगों को यहाँ कृषि करने के लिए, खेती करने के लिए, यहाँ पे आपको लेखक लिखते हैं माथुर साहब कि अंग्रेज लोग क्या करते थे कि बहुत दूसरे जगह से भी मतलब नील की खेती करने के लिए अंग्रेज लोग क्या करते थे कि दूसरे जगह से लोगों को यहाँ चंपारण में बुलाते थे। अब जैसे आपको कहा जाता है कि छोटा नागपुर पठार से भी लोग आए थे, छोटा नागपुर पठार से भी लोग आए थे। तो ये छोटा नागपुर पठार से लोग कब आए थे? तो लेखक यहाँ पे कहते हैं 18वीं सदी में आए थे। कौन सदी में? 18वीं सदी के अंत में, 18वीं सदी के अंत में। और बोल सकते हैं अगर अंत हो रहा है 18वीं सदी तो शुरू कौन होगा? अगर 18वीं सदी का अंत हो रहा है तो प्रारंभ कौन होगा? आप लोग सोच सकते हैं। यदि 18वीं सदी का यदि हम लोग बात करें कि 18वीं सदी का अंत हो रहा है तो शुरू क्या होगा? तो आपको 19वीं सदी। तो आप लोग बोल सकते हैं कि छोटा नागपुर पठार से भी, कौन पठार से? चलिए दोस्तों, हमने आपको बोला कि आपको कहता है कि मतलब छोटा नागपुर पठार आपको कहाँ में पड़ेगा? तो दक्षिण बिहार में, मतलब झारखंड में है। कहाँ में? झारखंड में। तो झारखंड से भी कुछ लोग आए थे। कहाँ में? चंपारण में। किस लिए? 3 गठिया पत्ती में शामिल होने के लिए। कहने का मतलब नील की खेती करने के लिए। नीलहे किसान समझते हैं? नीलहे किसान, जो किसान नील की खेती करते थे उसी को कहा गया नीलहे किसान। कौन किसान? नीलहे किसान। तो हमने बोला कि छोटा नागपुर पठार से, छोटा नागपुर पठार से आपको आया था मतलब कुछ जनजाति लोग 18वीं सदी के अंत में, और बोल सकते हैं 19वीं सदी के प्रारंभ में। 19वीं सदी के क्या? प्रारंभ में। तो आप लोग बोल सकते हैं कि 18वीं सदी के अंत में और 19वीं सदी के प्रारंभ में आपको आए थे छोटा नागपुर पठार से। तो आपको क्वेश्चन देगा कि कौन लोग आए थे? तो उरांव लोग आए थे, उरांव जनजाति के लोग, उरांव। तो उरांव जनजाति के लोग आपको आए थे छोटा नागपुर पठारी से, उरांव जनजाति के लोग। तो उरांव जनजाति के लोग आपको आए थे छोटा नागपुर पठारी से। कब आए थे? तो 18वीं सदी के अंत में या तो 19वीं सदी के प्रारंभ में। कहाँ से? तो छोटा नागपुर पठारी में से आए थे। कहाँ? तो चंपारण आए थे। किस लिए आए थे? तो आपको नील की खेती करने के लिए कौन लाया था? तो अंग्रेज लोग के द्वारा लाया गया था। तो हमें आशा आपको करते हैं दोस्तों, अगर पूछा कि उरांव जनजाति कहाँ से आए थे तो आपको झारखंड के छोटा नागपुर के पठारी से आए थे। कब आए थे? तो 18वीं सदी के अंत में, या तो बोल सकते हैं 19वीं सदी के प्रारंभ में आए थे। कौन लोग? तो उरांव जनजाति के लोग। अब बोलता है दोस्तों कि आपको एक क्वेश्चन आपको पूछता है कि उरांव का अर्थ क्या होता है? उरांव का अर्थ क्या होता है? ये भी आपको क्वेश्चन पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में। तो उरांव का यदि अर्थ आपसे अगर पूछे तो इसका अर्थ होता है दोस्तों भाड़े का मजदूर, भाड़े का मजदूर। सोच सकता है अगर क्वेश्चन देगा कि उरांव का अर्थ क्या होता है तो आपको बोलना पड़ेगा कि उरांव का अर्थ होता है भाड़े का मजदूर। क्या होता है? भाड़े का मजदूर। तो हमें आशा है कि आपको उरांव जनजाति के बारे में समझ में आया कि उरांव जनजाति आपको नील की खेती करने के लिए, मतलब कहने का मतलब अंग्रेजों के द्वारा झारखंड के छोटा नागपुर पठारी से लाया गया था। कब लाया गया था? तो 18वीं सदी में लाया गया था, मतलब 18वीं सदी के अंत में और 19वीं सदी के प्रारंभ में लाया गया था उरांव जनजाति के लोग। और उरांव का अर्थ क्या होता है? तो भाड़े का मजदूर। और कहता है कि यहाँ पे हमने जिक्र किया था कि आपको यहाँ पे पड़ता है कैमूर, रोहतास है दोस्तों, यहाँ पे औरंगाबाद है, और यहीं पे आपको पड़ता है गया। क्या पड़ता है? गया। तो गया से कुछ लोग आए थे यहाँ चंपारण, मुसहर भूइयाँ की जाति के लोग। तो मुसहर जाति के लोग आए थे। कहने का मतलब यहाँ पे आपको कहाँ से लाया गया था चंपारण में? तो गया से। अगर क्वेश्चन देगा कि मुसहर जाति के लोग कहाँ से आए थे तो गया जिले से आए। तो बिहार के गया जिले से लाया गया था चंपारण में। किस लिए? तो नील की खेती करने के लिए। कौन लाया था? तो अंग्रेज के द्वारा लाया गया था। और कहता है दोस्तों कि यहाँ पे आपको चंपारण में एक और आए थे थारू जनजाति के लोग, थारू जनजाति। तो थारू जनजाति के लोग कहाँ से आए थे? तो आपको ध्यान रखना है राजस्थान से आए थे। कहाँ से? राजस्थान से आए थे। और यदि बात करें तो आप लोग पता है राजस्थान में आपको थार का मरुस्थल है। भैया आपको पता है ना जी, ये आपको बिहार के गुजरात के ऊपर आपको एक जिला मतलब राज्य है जिसका नाम है राजस्थान।
इसके नीचे क्या है, गुजरात। तो राजस्थान में एक मरुस्थल पड़ता है जिसको आप लोगों को पता है कि बोलते हैं थार मरुस्थल, और थार से बना है क्या, थारू। तो थारू लोग कहाँ से आए थे, तो राजस्थान से आए थे। तो कहाँ में आए थे, तो बिहार के चंपारण में आए थे। किस लिए, तो नील की खेती करने के लिए लाया गया था। किनके द्वारा लाया गया, तो अंग्रेजों के द्वारा लाया गया। अब थारुओं के बारे में कुछ बताते हैं यहाँ पे माथुर साहब कि थारू लोग जब यहाँ आते थे तो उनका विवाह वगैरह जब होता था, नई नई उनकी जब विवाह होती थी तो क्या होता था, विवाह नई नई रहता तो अब खेतों में काम करते थे यहाँ, मतलब थारू जनजाति के लोग नील की खेती करने के लिए। अब जब काम किया करते थे तो जो भी नए नए जो मतलब नई शादी होकर के आती थी, उन लोग क्या करते थे, उनका पोशाक पहनावा ओढ़ावा एकदम पूरा आपको पता है। नया नोहर अगर रहबे करेगा, आपको पता है कि उसका पूरा मतलब सजावट देख करके लेखक कहते हैं कि लोगों को पता चल जाता था कि नई नवेली दुल्हन है। मतलब उसके पैरों में घुंघरू वगैरह, आपको कानों वगैरह जो भी आपको उसका सजावट देख करके, इसलिए और अपने माथे पर भोजन लेकर के जाया करते थे। अपने जो भी काम करते थे खेत में उनके लिए, जो भी जिनकी लड़की की शादी होती थी वो अपना कहाँ जा करते थे, कहाँ जाते थे, तो आपको खेतों में नील की खेती करने के लिए जहाँ मजदूर वर्ग किया करते थे। और आपको ध्यान रखना है कि अपना सजावट के साथ जाया करते थे, यही ध्यान रखो। थारू जनजाति के लोग याद रख सकता है इतना। अब हमने थारू जनजाति बताया। मुसहर जाति के लोग कहाँ से, गया से आपको देगा कि उराव जनजाति के लोग कहाँ से, तो झारखंड के छोटा नागपुर पठार से। अब हम लोग यदि बात करें तो इतना अगर बात आप लोग समझ चुके हैं तो मुझे आशा है आप लोग को इसमें आपको कोई बच रहा है तो आप लोग देखो दोस्तों, एक आपको बात का जिक्र किया गया है यहाँ पे, आपको केकई लिखा गया है। तो आपको पता होना चाहिए कि रामायण में आपको केकई जो थी, केकई को एक बार क्रोध आया था, कब, जब मंथरा बहका दिया था तब। पता होना चाहिए आपको मंथरा आपको क्या किया कि उसको कान में भर दिया अनाप शनाप, और मंदाओ केकई वही बात में आ गई। और इसी चक्कर में क्या हुआ कि केकई इतना गुस्सा गई, इसी के चक्कर में भगवान राम को जाना पड़ा 14 वर्ष के लिए वनवास। पता है आपको कि कई रूपी बाढ़, मतलब कहने का मतलब जब आज के डेट में अगर चंपारण में जब 1962 में एक बाढ़ आया था, याद रखो, यहाँ पे हम लोग जिक्र कर देते हैं। लेखक कहते हैं कि 1962 में चंपारण मतलब उत्तर बिहार में एक बाढ़ आया था 1962। क्वेश्चन देगा कि केकई की क्रोध किस बाढ़ की याद दिलाती है, 1962 की याद दिलाती है। कहने का मतलब नदियाँ नृत्य करती है, तो कहने का मतलब नदियाँ नृत्य करती है, तो इसी को हम लोग घटना को नाम देते हैं क्या, बाढ़ नाम देते हैं। और 62 का बाढ़ कहते हैं लेखक यहाँ माथुर साहब कि आपको केकई की क्रोध रूपी बाढ़ को दर्शाता, उस तरह से आपको बताते हैं। और आपको यहाँ पे आपको लेखक कहते हैं कि आपको चंपारण जिला यदि बात करें तो बिहार का चंपारण जिला एक ऐसा जिला रहा है, यहाँ पे आपको एक ऊपर से नदी भी आती है, गंगा नदी में आपको सोनपुर में आके मिलती है, समझ लो जरा। यहाँ पे दोस्तों यदि हम लोग बात करें तो ऊपर से आपको चंपारण से गुजरते हुए यहाँ पे एक नदी आती है आपको जो सोनपुर में मिलती है, इसका नाम है गंडक नदी। कौन नदी, गंडक नदी। और गंडक नदी में यहाँ पे आपको पता है जगह है भैंसा लोटन। क्या है, भैंसा लोटन। तो भैंसा लोटन आपको चंपारण जिले में एक जगह है दोस्तों, वहीं पे भैंसा लोटन कहाँ पड़ता है, जिससे आपको बोला जाए तो आपको वाल्मीकि नगर, वाल्मीकि नगर। तो हमने आपको यहाँ पे लिखा है कि आपको बिहार के चंपारण जिले में आपको एक स्थान है भैंसा लोटन, जो कहाँ में है, तो वाल्मीकि नगर में। और यदि बात करें तो यहीं पे आपको बांध वगैरह बनाया गया है भैंसा लोटन में। और ये कौन नदी पे है, गंडक नदी पे। और गंडक नदी आपको बिहार में कहाँ आकर मिलती है, तो सोनपुर में मिलती है। और गंडक नदी के बारे में कहा जाता है, गंडक नदी में जो भी कांकड़ पत्थर पाए जाते हैं, इस कांकड़ पत्थर की अलग विशेषता है हिंदू धर्म में, क्योंकि जब भी हिंदू धर्म में कोई पूजा पाठ होता है तो क्या होता है कि इसके पत्थर को, मतलब गंडक नदी के पत्थर को कहा जाता है शालिग्राम। क्या, शालिग्राम। मतलब इस तरह का उसका बनावट होता है, लगता है कि मतलब गोलाकार आकृति होता है, चिकना वगैरह, इसलिए इसके पत्थर का उपयोग पूजा पाठ में लोग अक्सर करते रहते हैं। और आपको ध्यान रखना है कि बिहार में यहाँ पे लेखक कहते हैं कि अक्सर बाढ़ आने का रीज़न क्या है, तो आपको ध्यान रखना है कि उत्तर बिहार में अक्सर बाढ़ आने का रीज़न ही है कि आपको ध्यान रखना है कि उत्तर बिहार की नदियाँ जो भी है, सभी नदियाँ आपको हिमालय से निकलती है। कहाँ से, हिमालय से। और हिमालय से जो नदियाँ निकलती है उसमें वर्ष भर पानी रहता है। क्या, वर्ष भर पानी रहता है। और यदि बात करें कि अब वर्ष भर तो पानी रहता है, तो पहली बात हो गया। और बरसात के दिन में अगर पानी अगर बरसता है, उससे भी नदियों का जल स्तर क्या होता है, बढ़ता है। तो बरसात के दिनों में बारिश होने से नदियों का जल स्तर बढ़ने से भी बढ़ाने का खतरा रहता है। और दूसरा पॉइंट बोल सकते हैं कि उत्तर बिहार की सारी नदियां आपको हिमालय से निकलती है, इसलिए अक्सर वहां बाढ़ का खतरा बना हुआ रहता है। ये भी आप लोग इसको जिक्र कर सकते हैं। और जब बाढ़ वगैरह आता है, देखो नदी बाढ़ लेकर आती है तो क्या होता है कि कहीं कहीं गड्ढा कुछ ज़्यादा कर देता है, या तो कहीं कहीं क्या करता है कि पूरा मट्टी उट्टी ला करके कहीं पे ला के जमा कर देगा एक जगह, पूरा ढेर एकदम। तो कहीं कहीं अगर मतलब कहने का मतलब गहरा कर देगा, गड्ढा कर देगा, कहीं कहीं आपको उठा देगा, इस तरह से।
उठाने का मतलब कुछ इस तरह से आपको बनावट कर देगा। अब जरा समझो, इसको आप लोग ऐसे समझ सकते हैं। एक आपको इस वर्ष आया था आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, चौर और मन, चौर और मन का निर्माण कैसे होता है? तो नदियों के द्वारा होता है। तो चौर क्या है और मन क्या है? तो आप लोग देखो, मान लिया जाए हमने एक छोटा सा फिगर ड्रा करने का प्रयास किया। आप लोग ज़रा सोच सकते हैं, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं गड्ढा स्ट्रक्चर बन रहा है, मतलब ये गहरा है। ये संरचना कैसा है? गहरा। तो संरचना यदि गहरा है दोस्तों, तो गहरा संरचना है, तो इसको आप लोग बोल सकते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं मन। क्या बोलते हैं? मन। तो गहरे टाल को हम लोग बोलते हैं मन, गहरे टाल। क्वेश्चन देखो ऑब्जेक्टिव कि मन का अर्थ क्या होता है? तो गहरे टाल। तो गहरे टाल होता है, उसी को बोलते हैं मन। और यदि बात करें, देख सकते हैं ये गहरा नहीं है, उठा हुआ हिस्सा है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं चौर। क्या बोलते हैं? चौर। तो चौर का मतलब ये बताओ कि गहरा है भैया, ये फिगरवा देख के ज़रा बोली है, कमेंट करिए तनी मानी का हुई थे ना हुई थे। अब हमने बोला कि आपको बोल सकते हैं, ये जो आपको कहने का मतलब उठी हुई भूमि जो होता है, उठा हुआ भूमि होता है, उसको बोलते हैं चौर। और गहरे टाल को बोलते हैं हम लोग क्या? मन बोलते हैं। अब ये भी आपको चौर भी समझ में आया, मन भी समझ में आया। एक बात और आप लोग ध्यान रख सकते हैं, चंपारण में आपको कहा जाता है कि बहुत सारे ऋषि महात्माओं का मिलन है, क्योंकि आपको पता है दोस्तों कि बिहार के मतलब बगल में ही आपको देश है नेपाल। कौन सा देश है? नेपाल। और नेपाल के कपिलवस्तु के लुम्बिनी गांव में ही आपको गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। और जब तक कि टपेंगे तो नेपाल होते हुए आपको बिहार आएंगे। कौन? भगवान बुद्ध। तो भगवान बुद्ध ज्ञान प्राप्ति के लिए आपको नेपाल से चलते हुए बिहार आए थे ना। तो बिहार आए थे, तो उस दरमियान क्या हुआ था? इस समय चंपारण में इतना घना उस समय बंद था, इतना घना बंद था कि यहाँ पे आपको कहता है कि इस क्षेत्र में एक नृत्य, मतलब कहने का मतलब नर्तकी रहा करते थे, जिसका नाम था आम्रपाली। क्या नाम था? आम्रपाली। आम्रपाली। तो आम्रपाली एक नर्तकी थी दोस्तों। जिस समय भगवान बुद्ध आपको बिहार की धरती में पधारे थे, तो आम्रपाली भगवान बुद्ध से खुश होकर के आपको क्या करते हैं? आम्रपाली जी इनको आम्रवन दान में दे देते हैं। आम्रवन समझते हैं? आम्रवन कहने का मतलब आम का बगीचा दे दिए, बहुत बड़ा बगीचा दान में दे दिए थे। कौन? आम्रपाली। उस जमाने की, अपने ज़माने की बहुत प्रसिद्ध नर्तकी हुआ करती थी आम्रपाली। आम्रपाली के बारे में इस इतिहास में पढ़ना है, बहुत डिटेल कहानी, कि उतना इतिहास के बारे में जानने से कोई फायदा तो है नहीं। लेकिन ये ध्यान रखो, क्वेश्चन देगा कि आम्रपाली ने भगवान बुद्ध को क्या दिया था? तो आम्रवन दिया था। कौन वन? आम्रवन कहने का मतलब आम का बगीचा। और यदि बात करें दोस्तों कि आपको अशोक जो अशोक सम्राट है, तो अशोक सम्राट के बारे में आप लोग को पता होना चाहिए कि अशोक सम्राट ने आपको क्या किया था कि बिहार में बहुत सारे बौद्ध स्तंभ का निर्माण किया था। बौद्ध मठ, स्तूप समझते हैं? स्तूप राजगीर गए होंगे आप लोग। तो राजगीर में क्या है दोस्तों? राजगीर अगर गए होंगे तो राजगीर का स्तूप जो है, जो ऊपर पहाड़ पर चढ़ते हैं तो ऊपर जो स्तूप नज़र आता है, स्तूप कहने का मतलब जो भी बौद्ध भिक्षुक होते हैं, बौद्ध भिक्षुक। जैसे देखिए, आपको ध्यान ही रखना है, महात्मा बुद्ध जब मरे थे तो उनके जो जले हुए मतलब अवशेष था, अवशेषों के ऊपर क्या कर दिया गया? एक इमारत बना दिया गया, धार्मिक स्थल। तो जैसे देखो, हम लोग हिंदू धर्म में क्या करता है कि बना देता है, कौची मरता है आदमी तो समाधि जिसको बोलता है। मुस्लिम लोग क्या करता है? मरता है तो क्या करता है? उसको दरगाह में जाकर उसको कब्र बनाता है ना। हिंदू लोग समाधि बना देता है, मुस्लिम लोग कब्र बनाता है। और बौद्ध धर्म में क्या करता है कि भगवान बुद्ध जब मरे तो उनको बॉडी को जला करके जो अवशेष बचा, उस अवशेष के ऊपर क्या किया गया? कहीं आपको एक स्तूप बना दिया गया। स्तूप कहने का मतलब भगवान बुद्ध के मृत्यु के पश्चात जो भी अवशेष बचा, जले अवशेष पर एक इमारत बना दिया गया, पवित्र इमारत, उसी को हम लोग बोलते हैं स्तूप। और कहने का मतलब यहाँ पे आपको चंपारण में कुछ स्तूप का नाम याद रखना है, जिसका नाम है नंदनगढ़ और लौरिया। नंदनगढ़, लौरिया स्तूप आप लोग याद रख सकते हैं। रामपुरवा स्तूप, रामपुरवा स्तंभ याद रख सकता है। नंदनगढ़ स्तंभ, लौरिया स्तंभ, ये सब कहाँ में पड़ता है? चंपारण में पड़ता है। क्वेश्चन अगर दे देगा कि रामपुरवा स्तंभ कहाँ में है, तो आपको चंपारण में, चाहे लौरिया स्तंभ कहाँ में है? चंपारण में। नंदनगढ़ कहाँ है? तो चंपारण में है। और आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि चंपारण, आपको यहाँ पे बोले थे पश्चिमी चंपारण, यहाँ पे पूर्वी चंपारण, यहीं पे आपको पड़ता है शिवहर। शिवहर के नीचे पड़ता है वैशाली जिला। कौन जिला? वैशाली जिला। और वैशाली जिला के बारे में आपको पता होना चाहिए कि वैशाली जिला में ही आपको महावीर स्वामी का जन्म हुआ था, जो जैन धर्म के संस्थापक थे। कौन? महावीर स्वामी। तो कुंडल मतलब बोल सकते हैं कि वैशाली में ही जन्म हुआ था महावीर स्वामी का। तो बिहार की भूमि जो अगर बात करें तो ऋषि महात्मा से लेकर के बहुत तक
लोगों का बिहार की भूमि से गहरा लगाव रहा है, आप लोग ध्यान रख सकते हैं वो सदा नीरा शीर्षक में। अब यदि बात करें दोस्तों, लगभग टाइम ही अच्छा खासा हो चुका होगा। चलिए, तो अगर यहाँ से अगर क्वेश्चन अगर आएगा आप लोग को, तो हमें आशा है कि आप लोग बना सकते हैं। 2 मिनट अगर चाहें तो आप लोग रिकॉल कर सकते हैं। क्वेश्चन देगा कि आपको वो सदा नीरा शीर्षक के लेखक कौन है, तो आपको बोलना पड़ेगा जगदीश चंद्र माथुर जी। आगे क्वेश्चन देगा कि जगदीश चंद्र माथुर जी का जन्म कहाँ में हुआ था, तो आपको बोलना पड़ेगा उत्तर प्रदेश में हुआ था। आगे क्वेश्चन देगा कि जगदीश चंद्र माथुर जी का जन्म कब हुआ था, तो 16 जुलाई 1917 को हुआ था। अगला क्वेश्चन देगा कि जगदीश चंद्र माथुर जी का मृत्यु कब हुआ था, तो 14 मई 1978 को हुआ था। आगे अगर क्वेश्चन देता है वो सदा नीरा शीर्षक की प्रकृति क्या है, तो वो सदा नीरा शीर्षक जो है आपको निबंध है, जो निबंध के रूप में एक प्रकार का यात्रा वृत्तांत है, जो लिखा गया किनके द्वारा, जगदीश चंद्र माथुर जी के द्वारा। और जगदीश चंद्र माथुर जी ICS परीक्षा कब पास किए थे, तो 1941 में पास किए गए थे। और यह प्रशिक्षण लेने के लिए मतलब ट्रेनिंग के लिए कहाँ गए थे, तो अमेरिका गए थे। और यदि क्वेश्चन आपसे अगर पूछता है यहाँ पे, अगर क्वेश्चन अगर देगा यहाँ से कि अगर वो सदा नीरा शीर्षक कहाँ से लिया गया है, तो इन्हीं की रचना है बोलते क्षण। क्या है, बोलते क्षण। अगर क्वेश्चन देगा कि इतिहास की कीमियाई प्रक्रिया से क्या समझते हैं, अगर आपको देगा कि आपको कहाँ के बारे में पढ़ना है शीर्षक दोस्तों, तो बिहार के चंपारण जिले के बारे में पढ़ना। चंपारण आपको कहाँ लग गया ना, यहाँ आपको चंपारण इसी छोर पे है, तो यही आपको है चंपारण। तो चंपारण आपको यही है दोस्तों। चंपारण के बगल में बोला यहाँ पे आपको सीतामढ़ी है, मधेपुरा है, यहाँ सुपौल हो जाएगा। अगर अररिया हो जाएगा, यहाँ पे किशनगंज है। तो कहने का मतलब आपको यही उत्तरी बिहार है यदि बात कीजिएगा तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, हमने बोला पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी। देखो यहाँ पे आप लोग यदि बात करें तो यहाँ पे सीतामढ़ी जो आप लोग बोल रहे हैं, तो सीतामढ़ी के बगल में आपको पड़ता है, आपको यदि बात करें तो बेतिया, जो आज का हम लोग का क्या है, आज का जो हम लोग का पूर्वी चंपारण है वो बेतिया के नाम से भी जाना जाता है। और पश्चिमी चंपारण को हम लोग मोतिहारी बोलते हैं। मोतिहारी हम लोग इसको बोलते हैं, सॉरी, मोतिहारी हम लोग बोलेंगे इसको, किसको, पूर्वी चंपारण को। अब बेतिया बोलेंगे किसको, पश्चिमी चंपारण को। नाम आपको ऐसे, लेकिन याद रखो यही, पश्चिमी चंपारण और पूर्वी चंपारण। तो चंपारण आपको बिहार के किस कोने पर स्थित है, तो उत्तर में यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे क्या है, पश्चिम। तो बिहार के उत्तर पश्चिम कोने पर स्थित है। भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे सकता है कि चंपारण बिहार के किस कोने पर स्थित है, उत्तर दक्षिण की, उत्तर पश्चिम की, उत्तर पूरब। आपको ध्यान रखना है, तो उत्तर और कुछ पश्चिम, उत्तर और क्या पश्चिम जिले मतलब कोने पर स्थित है आपको चंपारण। और यदि बात करें कि आपको कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था, तो नान्यदेव था। कर्नाट वंश बिहार में कितने वर्षों तक शासन किया, 300 वर्षों तक शासन किया। और बोल सकता है कि कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था, तो हरीश्री देव था। अगर क्वेश्चन देगा कि हरीश्री देव को किसने मतलब हरीश्री देव को समाप्त कौन किया, तो तुगलक वंश का एक शासक था गयासुद्दीन तुगलक। कब किया था, 1325 में। अगर क्वेश्चन देगा दोस्तों कि तुगलक वंश के बाद मतलब यहाँ अगर बात किया जाए चंपारण जिले में आपको यदि बात किया जाए, तो यहाँ पे आपको शासन रहा अंग्रेजों के द्वारा। अंग्रेजों में कौन था, तो हेमंत साहब यहाँ का मतलब लोगों को कैसे शोषण करते थे, तो 3 कठिया पत्ती के द्वारा। 3 कठिया पत्ती का है, तो 20 कट्ठा में 3 कट्ठा में आपको नील की खेती करनी है। इससे नील की खेती करने से किसानों की मिट्टी की उर्वरा शक्ति खत्म हो जाती थी। और यहाँ हेमंत साहब के घर में प्रत्येक दिन रंगारंग कार्यक्रम हुआ करता था। इसमें क्या होता था कि किसानों से कर वसूला जाता था। और यदि बात करें यहाँ के जिस सड़क से हेमंत साहब की गाड़ी जाती थी, उस सड़क पे भारतीयों को जाना मना था। अगर भारतीय चल जाएगा तो उसको बहुत तरह से प्रताड़ना दिया जाता था। और हेमंत साहब कहने का मतलब अंग्रेज लोग गंगा नदी पर पुल नहीं बनाना चाहते थे, क्योंकि जो बागी विचार है उत्तर बिहार के कहीं दक्षिण बिहार में न पहुंच जाए, इसी कारण से नहीं बनाना चाहते थे। और यदि बात करें कि आपको क्वेश्चन देगा कि कपिल वस्तु द्वारा, हमने बता दिया कि गौतम बुद्ध से संबंधित है। नीले किसान, जो किसान मतलब नीले किसान मतलब क्या, अरे बोलो ना भैया, नीले किसान मतलब क्या, जो नील की खेती करते थे उसी को बोलते थे नीले किसान। चौर और मन कहने का मतलब गहरे ताल को मन बोलते थे, उथले ताल मतलब ऊपरी भूमि को बोलते थे चौर बोलते थे। अगर बोला जाए कि पुंडलिक जी कौन थे, तो पुंडलिक जी चंपारण सत्याग्रह में महात्मा गांधी के साथ आए थे। कहाँ से, तो कर्नाटक के बेलगांव से आए थे। और यदि बात करें तो आपको कुछ जनजाति के नाम याद रख सकता है। छोटा नागपुर पठारी से आया था। उरांव जनजाति कब आया था, तो 18वीं सदी में आया था या 19वीं सदी के अंत में आया था। और उरांव का अर्थ क्या होता है, तो भाड़े का मजदूर होता है। और यदि बात करें कि आपको थारू जनजाति के लोग कहाँ से आए थे, तो राजस्थान से आए थे। और मूसर जाति के लोग कहाँ से, तो गया जिले से आए थे। कुछ बात आप लोग इतना ही ध्यान रखो मेरे समझ से। आपको इस चैप्टर में कुछ अगर समझ में आया होगा दोस्तों, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। अगर नहीं आया हो तो यो कमेंट करो, आया तो यो कमेंट करो, वीडियो को लाइक करो। खैर जो भी करना है अपना करो। अगर हो सके तो सब्सक्राइब करो, शेयर करो, आपके ऊपर है। चलिए, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट, थैंक यू।